नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने आरबीआई के कार्यों के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे एवं बहुत अच्छे से समझेंगे। मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है और आरबीआई को भारत का नियंत्रक बैंक, रेगुलेटर बैंक या फैसिलिटेटर बैंक के रूप में जाना जाता है। आरबीआई को ये शक्तियां कहां से मिली, इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया था। रिकेप के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग सुविधा की शुरुआत यूरोपियंस के द्वारा की गई थी तथा यूरोपियंस ने ही कई बैंकों की स्थापना भारत में की थी, परंतु हमारे देश में केंद्रीय बैंक नहीं था, एक नियंत्रक बैंक नहीं था। भारत में नियंत्रक बैंक या केंद्रीय बैंक की स्थापना का पहला प्रयास 1914 में चेम्बरलेन कमीशन ने किया था या चेम्बरलेन आयोग ने किया था। उसके बाद में कमीशन ऑन इंडियन करेंसी जिसके अध्यक्ष कौन थे, हिल्टन यंग थे, और इन्होंने भी 1926 में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। परंतु 1929 की जो महामंदी थी, उस महामंदी के चलते हुए अमेरिका में 450 से अधिक बैंकें जो हैं वो ध्वस्त हो गईं और इस घटना की वजह से ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए यहाँ पर प्रयास करना शुरू किए और 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई और इस समिति ने भी भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। फिर 1931 की भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति तथा हिल्टन यंग आयोग 1926 को आधार बनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया और इसी अधिनियम के तहत ही हमारे देश में 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की संपत्ति के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब चूंकि ये जो 5 करोड़ की संपत्ति थी, ये 5 लाख शेयर थे, राइट, जो कि 100 रुपए के थे और इन शेयरों में अधिकांश जो हिस्सा था वो निजी व्यक्तियों का था। इसीलिए आरबीआई ने स्वतंत्रता से पहले निजी बैंक के रूप में कार्य किया था, परंतु 1948 में आरबीआई ट्रांसफर टू ओनरशिप एक्ट, राइट, आरबीआई ट्रांसफर टू ओनरशिप एक्ट के तहत जो निजी व्यक्तियों के जितने भी शेयर थे उनको सरकार को सौंप दिया और इस तरीके से 1 जनवरी जो है कि जब ये जो थे जितने भी शेयर थे ये सरकार के पास आ गए तो ये सरकारी बैंक बन गया और यहाँ पर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया, राइट। इस तरीके से जो आरबीआई है वो एक राष्ट्रीय बैंक और केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन अभी भी आरबीआई को पूरी वित्तीय फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या फिर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उतने अधिक अधिकार नहीं थे। इसके लिए बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 पारित किया गया था, जिसके तहत आरबीआई को लाइसेंस देना, कंपनियों को लाइसेंस देना, फिर शाखाएं खोलने की अनुमति देना, ऑडिट नॉर्म्स तय करना, तरलता नॉर्म्स तय करना, ये शक्तियां जो है वो बैंकिंग विनियमन या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आरबीआई को प्राप्त हुई। इस प्रकार से आरबीआई एक्ट 1934 एवं बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है और वित्तीय सिस्टम को नियंत्रित करता है। इसीलिए आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक या रेगुलेटर बैंक के रूप में जानते हैं। अब हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई हमारे देश में जो है वित्तीय क्षेत्र में कई कार्यों को संपन्न करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर शाख नियंत्रण हो जाएगा। फिर बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी करता है, सरकार के बैंकर के सलाह के रूप में भी कार्य करता है। आरबीआई भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करता है, आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करता है,
आवश्यकता पड़ने पर जो है वो नोटों का निर्गमन करता है। और आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कार्य क्या है यहाँ पर, मौद्रिक नीति का संचालन करना, राइट। तो जो आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है मौद्रिक नीति का संचालन करना। और आज हमको इस मौद्रिक नीति को ही बहुत डिटेल में, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझना है। तो सबसे शुरू में हम समझते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होती है। इसकी परिभाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, या मौद्रिक नीति का हमारे जो है वित्तीय क्षेत्र में क्या महत्व होता है, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ शब्दों को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझते जाएं, जो कि आगे हमारा जो लेक्चर है उसमें बार बार जिनका प्रयोग होगा। सबसे पहले यहाँ पर तो हम समझते हैं कि तरलता, क्योंकि आरबीआई की मौद्रिक नीति में तरलता को ही नियंत्रित किया जाता है, राइट। तरलता का सीधा सा मतलब होता है कि बाजार में कैश की उपलब्धता। और वहीं अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएं या हम जो है उसकी वैज्ञानिक शब्दावली पर जाएं तो इसका मतलब होता है कितनी आसानी से हम किसी भी संपत्ति को कैश में परिवर्तित कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर तरलता से तात्पर्य किसी भी संपत्ति को मुद्रा में परिवर्तित करने की क्षमता से है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि आपके पास में, राइट, आपके पास में 20 एकड़ क्या है, जमीन है, राइट। लेकिन अगर आपको अभी चाय पीनी है और आपके पास में पैसे नहीं है तो आप 20 एकड़ जमीन का उतने जल्दी बेचकर 5 रुपए जुटा सकते हैं? नहीं जुटा सकते। तो कहने का मतलब हुआ 20 एकड़ जमीन है। या फिर आपके पास में क्या है, पेंटिंग है, राइट। तो ये जो पेंटिंग है या 20 एकड़ जमीन है, अगर आप इनके बदले में कैश चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, एक ग्राहक ढूंढना पड़ेगा जो आपकी ज़मीन को या आपकी पेंटिंग को ले सके, तब जाकर आप उससे कैश प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम देखें यहाँ पर, तो दूसरी ओर यहाँ पर जैसे सोना हो जाएगा, सोने को आप कहीं पर भी बेच सकते हैं, राइट। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर भी भारतीय वित्तीय क्षेत्र में बैंकों का भरोसा होता है, इसलिए वो भी क्या कर लेती हैं, आसानी से खरीद लेती हैं। तो यहाँ पर तरलता का सीधा सा मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि तरलता का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है कि संपत्ति को कैश में परिवर्तित करने की क्षमता। जैसे जो हाईली लिक्विड होती हैं जैसे सोना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और जो लेस लिक्विड होती हैं, कम तरल होती हैं, वो जैसे जो है रियल एस्टेट की संपत्ति हो जाएगी या पेंटिंग हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज ये तो हो गई तरलता की बात। अब यहाँ पर दूसरा एक जो शब्द यहाँ पर बार बार आएगा वो आएगा साख नियंत्रण या साख सृजन। इसका अर्थ भी क्या होता है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, साख सृजन का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो भी असेट है, राइट, जो भी संपत्ति है, अगर वह है उसका प्रवाह बना हुआ है तो वह अतिरिक्त संपत्ति को क्या करेगी, सृजित करेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो आपके जो है आपके घर में जैसे 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख रुपए जो हैं वो आपके पिताजी ने तकिए में भर के उनको बिल्कुल लॉकर में पैक कर दिए कि इनको कभी इस्तेमाल नहीं करना। वो 2 साल से ही क्या है, वो तकिए के अंदर या उनकी तिजोरी में क्या है, बंद है। अगर ये जो मुद्रा है, ये 5 लाख की जो करेंसी है, अगर ये मार्केट में नहीं आएगी तो ये 5 के 5 लाख ही रहेंगे। लेकिन आपने क्या किया कि इनको तिजोरी में से निकाला या तकिए में से निकाला या जहाँ से भी निकाला और इनको निकाल के या तो आपने किसी को ऋण दे दिया, तो ऋण दे देंगे तब भी आपको 1 साल में कम से कम 5 लाख का मिनिमम 50,000 का ब्याज तो मिल ही जाएगा। तो 50,000 जो है वो अतिरिक्त यहाँ पर संपत्ति जो है सृजित हो जाएगी। या फिर आपने बिजनेस शुरू कर दिया और आपको 2 लाख रुपए का फायदा हुआ। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब संपत्ति मार्केट में घूमती है, राइट, जो कैश होता है जब वो सर्कुलेट होता है तो उससे ही नए उद्योग धंधों की स्थापना होती है और नई संपत्ति का सृजन होता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, साख सृजन कहते हैं। और जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति का सीधा का जो लेना देना होता है वो किससे होता है, साख नियंत्रण से ही होता है, राइट। अब साख नियंत्रण से कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए, यहां पर अगर बाजार में क्या है, तरलता कम है,
अब चूंकि हम मौद्रिक नीति पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक अर्थ को समझें कि तरलता की कमी का मतलब ये हुआ कि समझिए बैंकों के पास में क्या होना, नकदी की कमी होना, नकदी की क्या होना, कमी होना। अगर बैंकों के पास में सेविंग्स या डिपॉजिट्स या उनके पास में कैश नहीं होगा तो बैंकें जो है वो ऋण देने में क्या होंगी, असमर्थ होंगी। और आपको पता है कि अगर बैंकें ऋण नहीं दे पाएंगे तो हमारे देश में नए उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो पाएगी। नए उद्योग धंधों की स्थापना नहीं होगी तो रोजगार भी कम होंगे, रोजगार कम होंगे तो मांग कम होगी और एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें भी विकास नहीं हो पाएगा, राइट, जिसको हम मुद्रा अपस्फीति या रिसेशन की स्थिति कहते हैं। वहीं पर आप सोचिए कि अगर बैंकों के पास में नकदी क्या है, अधिक है, राइट, बैंकों के पास में या बाजार में क्या है, नकदी अधिक है, तो इससे होगा क्या कि जब बाजार में तरलता अधिक होगी या बैंकों के पास में तरलता अधिक होगी तो बैंक जो हैं वो सस्ते दामों पर क्या देंगे, ऋण देंगे, सस्ते दामों पर क्या देंगे, ऋण देंगे, राइट। और सस्ते दामों पर ऋण देंगे तो उससे क्या क्रिएट होती है, मांग क्रिएट होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझो, अभी मार्केट में तरलता नहीं है तो आपको कोई भी ऑफर नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बैंकों के पास में जो उनकी एक्स्ट्रा नकदी होती है या तरलता होती है तो बैंकें उसको क्या करेंगी, ऋण देंगी। क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर समझना कि जो बैंकें होती हैं, बैंकें क्या करती हैं, आगे मैंने बैंकों का कार्य बताया था कि बैंकें जो हैं वो जमा स्वीकार करती हैं और उसको क्या कर देती हैं, निवेश के रूप में दे देती हैं। जैसे बैंकों, आपने जो है आपकी संपत्ति 4% दर पर बैंक में जमा कर दी तो बैंक किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए 8% पर उसको ऋण में दे देगा और ये 4 से 8% का जो डिफरेंस है यही बैंकों की क्या होगी, आय होगी। इसीलिए बैंक जो हैं जितना ज़्यादा ऋण देंगी उतनी ज़्यादा बैंकों की क्या होगी, आय होगी। और दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा क्या होगी बैंक ऋण देंगी उतना ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में निवेश भी होगा। निवेश से नए उद्योग धंधे, सेवाओं का सृजन होगा जिससे रोजगार बढ़ेगा, राइट। तो अब जैसे ही यहाँ पर नकदी अधिक होगी तो बैंक ऋण देंगी। अब अगर लोग ऋण लेना ही नहीं चाहते हैं, जैसे भाई मैं लोन क्यों लूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका भी एक तरीका है। जैसे ही बैंकों के पास में एक्स्ट्रा होगी बैंक कई तरीके के ऑफर निकालेंगे, राइट, कि आप जो है 11% पे या 11% पे जो है आप नया मकान ले लीजिए या फिर 5,000 की कैशबैक के साथ में आप गाड़ी खरीद लीजिए, कंप्यूटर खरीद लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि दीपावली पे या कभी भी कई सस्ते सस्ते जो हैं ऑफर चलते हैं और जब ऑफर चलते हैं, जब बैंक की जो दरें हैं वो कम हो जाती हैं, राइट, तो फिर वहाँ पर जो है वो व्यक्ति क्या करता है कि ना चाहते हुए भी वस्तुओं को खरीद लेता है या ऋण ले लेता है। भाई अभी जैसे मैंने कहा कि अभी कार लेने में या गाड़ी लेने में 11% रेट है, कल को अगर बैंक घोषणा कर दे कि 5% जो है वो हम यहाँ पर ऋण देंगे, राइट, तो आप देखिए जो जितनी भी वाहन है वो बहुत जल्दी बिक जाएंगे क्योंकि ऋण जो है वो कम होगा तो लोग फटाफट क्या करेंगे, वस्तुओं को खरीद लेंगे। और इस तरीके से जो है वो तरलता क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। अच्छा, जितनी ज़्यादा बैंक ऋण देंगे उतनी ज़्यादा लोग क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे और जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पर मांग बढ़ेगी, राइट। तो डिमांड जितनी भी बढ़ेगी वो एक तरीके से नए उद्योग धंधों के सृजन के लिए बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो इससे हमारे देश में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में भी क्या होगा, विकास होगा। तो इसको पूरे के पूरे को हम कहते हैं यहाँ पर साख सृजन करना या साख नियंत्रण करना, राइट। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर ये जो तरलता है ये मार्केट में एक निश्चित एक अनुपात में होती है या संतुलन में होती है तो उससे हमारे देश में औद्योगिक विकास भी होता है और लोग प्रभावित भी नहीं होते। लेकिन अगर ये जो तरलता है, ये अगर कम या अधिक होती है तो उससे फिर क्या होता है, कई प्रकार की समस्याएं भी जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर ये जो तरलता है ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी
तो उससे होगा क्या कि जब मार्केट में ये जो तरलता है, ये तरलता, हाँ, अगर मार्केट में क्या है, जैसे आप समझिए, अगर मार्केट में क्या है, तरलता अधिक है, तो तरलता अधिक होगी या कैश सब लोगों के पास अधिक होगा, लेकिन उतनी मात्रा में वस्तुओं की सप्लाई नहीं है। तो जब वस्तुओं की सप्लाई नहीं होती है तो उससे क्या बढ़ेगी, जो है उससे मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो उससे वस्तुओं की क्या बढ़ेगी, कीमत भी बढ़ेगी। राइट। जैसे भाई आपने कोरोना के काल में देखा था, जब वस्तुएं जो थी, गुड्स थी, उनका ट्रांसपोर्टन परिवहन रुक गया, तो वहाँ पर जो जितनी भी विक्रेता थे उन्होंने कीमत बढ़ा दी थी, क्योंकि उनको पता था कि भाई लोगों को तो आवश्यक वस्तु खरीदना ही है, जितना ज़्यादा हम रेट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए जब मांग बढ़ती है लेकिन सप्लाई वही रहती है तो फिर कीमतें बढ़ जाती हैं, और कीमतों के बढ़ने से जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़्यादा समस्याएं जाती हैं। जैसे वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, तेल के दाम बढ़े हुए हैं, दालों के दाम बढ़े हुए हैं। इससे एक आम आदमी जिसकी जो है सैलरी निश्चित होती है, जैसे वो 10,000 रुपये पहले भी कमाता था, अब भी कमा रहा है, लेकिन अब अगर महंगाई बढ़ गई तो वो 10,000 रुपये में अपना खर्चा नहीं चला पाएगा, और यही जो स्थिति होती है वो प्रत्येक व्यक्ति की होती है। इसीलिए यहाँ पर जो है मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। राइट। तो ये हो गई यहाँ पर एक स्थिति कि जब तरलता अधिक होगी तो क्या होगा। दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर तरलता क्या है, कम है। राइट। दूसरी चीज क्या है कि अगर मार्केट में क्या होती है, तरलता कम होती है, और ये जो तरलता है जब अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक वृद्धि दर कम होती है या फिर मंदी की अवस्था होती है, तो उस अवस्था में एक और ना तो रोजगार होते हैं, ना ही अर्थव्यवस्था में मांग होती है। तो उस समय पे क्या होता है कि जब तरलता कम होगी तो उद्योग धंधों का विकास भी नहीं होगा और रोजगार भी क्या होंगे, कम होंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, इसमें तरलता बढ़ाना चाहिए। अब तरलता जैसे बढ़ेगी तो फिर जाहिर सी बात है उद्योग धंधे भी खुलेंगे और रोजगार का सृजन भी होगा। अर्थात तरलता कमी जो है वो अविस्फीति या मंदी एवं अविस्फीति की जो स्थिति होती है उसमें तरलता कम होती है। और अगर हमें मंदी की स्थिति से या मुद्रा अविस्फीति की स्थिति से निकलना है तब भी हमको यहाँ पर तरलता या लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो जितना भी मैंने समझाया है वो पूरा का पूरा यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए तो अब हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सम कर सकते हैं कि ये जो नीति है मौद्रिक नीति, इसके उद्देश्य क्या है। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, कीमतों में स्थायित्व। मैंने बताया था कि जब बाजार में तरलता अधिक होगी तो उससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी जिससे आम आदमी प्रभावित होगा। इसीलिए यहाँ पर मौद्रिक नीति से कीमतों में स्थायित्व लाया जाता है। दूसरा, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। राइट। जब बैंकों के पास में तरलता अधिक होगी तो वो सस्ते दर पर ऋण देंगी तो उससे मांग क्रिएट होगी, इससे नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होगी और अर्थव्यवस्था में जो है रोजगार सृजन होगा और पूर्ण रोजगार की जो है वो प्राप्ति होगी। वैसे ही बचत एवं विनियोग भी बढ़ेगा यहाँ पर। फिर अगर रोजगार बढ़ेंगे, कीमतों में स्थायित्व भी रहेगा, विनियोग भी बढ़ेगा तो उससे आर्थिक विकास भी होगा। राइट। इसके साथ ही जब बाजार में तरलता कम होगी अर्थात मुद्रा अविस्फीति की स्थिति में या मंदी होने की स्थिति से भी हम मौद्रिक नीति से क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। इसके साथ ही इससे मुद्रा प्रवाह का जो है संतुलन बना रहता है। ब्याज दरों पर भी क्या होता है, नियंत्रण होता है। यदि बैंकों के पास में नकदी पर्याप्त मात्रा में है तो ब्याज दरें सस्ती होंगी और अगर वहीं पर बैंकों के पास में नकदी की कमी है तो ब्याज दर महंगी हो जाएंगी और इससे आय में भी क्या रहेगी, स्थिरता रहेगी। ये मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। अगर हम यहाँ पर मौद्रिक नीति के 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों की चर्चा करें, जैसे 3 नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण जो हैं
उद्देश्य क्या है? तो हम तीन चीजें लिख सकते हैं कि एक तो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। अगर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का मतलब मैंने अभी बताया था कि यहां पर अगर तरलता अधिक होगी तो उससे क्या होगी? मुद्रास्फीति बढ़ेगी, राइट। और अगर तरलता कम होगी तो मुद्रा क्या हो जाएगी? अविस्फीति या मंदी होगी, राइट। तो अगर तरलता में कुछ भी वृद्धि होती है या कमी होती है तो उससे हमें मुद्रास्फीति, महंगाई और अविस्फीति या मंदी का सामना करना पड़ता है। और हम यहाँ पर मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य है वो इन दोनों में या फिर यहाँ पर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का पहला महत्वपूर्ण जो है वो लक्ष्य होता है, राइट। वहीं दूसरी चीज भी यहाँ पर है कि कम एवं स्थिर मुद्रास्फीति। जो कम एवं स्थिर, राइट, एक तो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, और दूसरी कैसी? स्थिर। ये जो मुद्रास्फीति होती है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे रोजगार का क्या होता है? सृजन होता है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है ये जो है कम होनी चाहिए और स्थिर होनी चाहिए। आगे मैं आपको फ्लिप कर्व के माध्यम से इसको भी समझाऊंगा। और तीसरा ये होगा कि इससे क्या होगा? समावेशी विकास होगा। क्योंकि अगर बाजार में जो है तरलता का प्रवाह रुका हुआ है या उसमें कुछ भी अवरोध है तो उससे एक वर्ग जो है, जैसे भाई मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो उससे जो अमीर वर्ग है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हमको समावेशी विकास करना है तो उसके लिए भी मुद्रा अति आवश्यक होती है, राइट। तो 3 नंबर में मौद्रिक नीति के लक्ष्य पूछे जाएं तो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, कम एवं स्थिर मुद्रास्फीति एवं समावेशी विकास हासिल करना, ये मुद्रास्फीति के क्या है? लक्ष्य हैं। अब अगर मुद्रास्फीति की हम परिभाषा को देखें तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, राइट, इसीलिए मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था। तो मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित समष्टि आर्थिक नीति, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। अगर हम मेंस में उत्तर लिख रहे हैं तो हमारे लिए इस तरीके की कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित समष्टि आर्थिक नीति या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिससे मुद्रा आपूर्ति, राइट, तथा ब्याज दरों का निर्धारण होता है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति का नियंत्रण, खपत, बचत, निवेश एवं पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सामान्य शब्दों में जो है मौद्रिक नीति एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिससे मुद्रास्फीति, खपत, बचत, निवेश एवं पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति का संचालन देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा, और हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, अर्थात आरबीआई के द्वारा इस नीति का संचालन किया जाता है, राइट। अब आरबीआई की जो है कौन सा विभाग मौद्रिक नीति बनाने में मदद करता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर मौद्रिक विभाग, राइट। तो मौद्रिक नीति के निर्माण में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मौद्रिक विभाग है वो मौद्रिक नीति समिति की क्या करता है? मदद करता है। देखिए यहाँ पर मौद्रिक नीति का नियंत्रण तो आरबीआई के द्वारा ही होता है, लेकिन जब मौद्रिक नीति बनाई जाती है तो उसमें सरकार की भूमिका भी होती है। इसीलिए यहाँ पर ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो मौद्रिक विभाग होता है वो मौद्रिक नीति की यहाँ पर क्या करता है? मदद करता है। जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में से जो 3 सदस्य होते हैं, राइट, ये जो 3 सदस्य होते हैं ये आरबीआई से होते हैं, और इसमें आरबीआई का एक हो जाएगा गवर्नर जो कि क्या होता है? मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। फिर एक क्या हो जाएगा? डिप्टी गवर्नर हो जाएगा, और एक और गवर्नर होता है जिसको आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड यहाँ पर नॉमिनेट करता है। तो 3 जो सदस्य हैं इसमें किसके होते हैं? गवर्नमेंट से भी होते हैं, गवर्नमेंट
ऑफिशियल्स होते हैं। तो यहाँ पर मौद्रिक नीति में कुल 6 सदस्य होंगे, 3 आरबीआई से, 3 जो है गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो उसका एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर ही होता है, राइट। इसके साथ ही अब आप सोच रहे होंगे कि जब कभी भी अगर कोई फैसला लेना होता होगा, जैसे आरआरबी जो है रिवर्स रेपो रेट को कम या ज़्यादा करना है, तो इसमें अगर सरकार ने कहा कि हमको ये दर कम करनी है और आरबीआई ने कहा कि हमको ये घटानी है, तो फिर तो क्या होंगे? 3 और 3 वोट बराबर हो जाएंगी। तो ध्यान रखना इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब टाई हो जाता है मामला तो उसमें जो है गवर्नर के पास में यहां पर जो है विशेष यहां पर वोट होता है जिससे यहां पर फैसला हो सकता है, राइट। अगला अगर हम देखें तो यहां पर 2014 के पश्चात यहां पर एक वित्तीय वर्ष में 6 बार जो है मौद्रिक नीति का घोषणा होती है। अर्थात वर्तमान समय में अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो 2014 से पहले यहाँ पर 8 बार जो है वो मौद्रिक नीति का क्या होता था? घोषणा होती थी। एक वर्ष में 8 बार, और अब कितना कर दिया है? 2 बार, मतलब द्विमासिक कर दिया है, राइट। यहाँ पर तो 2014 के बाद से ही एक वर्ष में 6 मौद्रिक नीति अर्थात हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की घोषणा होती है, राइट। इसके साथ ही जो फिलिप कर्व है उसके अनुसार क्या है कि अगर मुद्रास्फीति जो है कम एवं मुद्रास्फीति अगर बढ़ेगी तो उससे बेरोजगारी क्या होगी? घटेगी। क्यों घटेगी? जैसे अगर हम देखें, हमने यहाँ पर समझा था कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है अर्थात जब नकदी होती है पर्याप्त तो उससे ऋण अधिक जो है बैंकें देती हैं, और उससे जब हल्की सी कीमतों में वृद्धि होती है तो उससे क्या होती है? मांग बढ़ती है, और मांग के बढ़ने से नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होती है जिससे रोजगार जो है सृजित होते हैं। अर्थात क्या होगा? यहाँ पर जो है बेरोजगारी कम होगी, तथा मुद्रास्फीति अगर घटेगी तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी, राइट। जब मुद्रा ही नहीं मतलब तरलता नहीं होगी तो रोजगारों की स्थापना नहीं होगी, और फलस्वरूप क्या होगा? यहाँ पर जो है बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, राइट। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो साधारण, राइट, या हम ये कहें कि कम एवं स्थायी, राइट, कम एवं क्या हो जाएगा? स्थायी मुद्रास्फीति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक होती है, राइट। परंतु अगर ये जो मुद्रास्फीति है ये अनियंत्रित हो जाएगी तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक होगी, और विशेषकर जो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तो वो विकराल रूप में होगी, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मुद्रास्फीति को 2% से लेकर 4%, राइट, सीपीआई यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिससे हम मुद्रास्फीति को मापते हैं उससे यहाँ पर 2 से लेकर 4% के बीच में यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये लक्ष्य किया गया है कि मुद्रास्फीति 2% से कम भी नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर मुद्रास्फीति बहुत ही कम हो जाएगी तो उससे बेरोजगारी क्या होगी? घटेगी, और मुद्रास्फीति अगर बहुत अधिक हो जाएगी तो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति क्या होंगे? प्रभावित होंगे। इसलिए आरबीआई मुद्रास्फीति को 2% से लेकर 4% के बीच में निर्धारित करने के लिए यहाँ पर नियंत्रण करता है, और इसके लिए ही द्विमाही जो है नीति, मौद्रिक नीति बनाई जाती है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर लक्ष्य भी देख लिया है और उद्देश्य भी देख लिए, तो ये हमने यहाँ पर मौद्रिक नीति को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बाजार में जो है तरलता कम है या ज़्यादा है? अगर ज़्यादा होगी तो फिर सीधी सी बात है तरलता को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, और अगर बाजार में तरलता कम है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए आरबीआई कई विधियों को या कई उपकरणों का यहाँ पर प्रयोग करती है। अगर ये प्रश्न जो है 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है कि आरबीआई मौद्रिक नीति के लिए कौन कौन से गुणात्मक उपकरण हैं, तो हम इतने गुणात्मक उपकरणों को लिख देंगे। कौन कौन से मात्रात्मक उपकरण हैं, ये इतनों के लिख देंगे, राइट। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, बचत
एवं निवेश को बढ़ावा देता है और इसके लिए कई इंस्ट्रूमेंट या मेथड्स का प्रयोग करता है। तो जो उपकरण हैं या जो विधियां हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर मात्रात्मक उपकरण, राइट, क्वांटिटेटिव मेथड जिसको हम कहते हैं, और दूसरे हो जाएंगे यहाँ पर गुणात्मक मेथड, राइट। इन दोनों में जो अंतर है वो ये है कि जब आरबीआई अपनी एसएलआर, सीआरआर, बैंक दर या रेपो रेट को कम या ज़्यादा करता है तो उससे जो है अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन है वो सीधी तरीके से क्या होती है, घटती या बढ़ती है, राइट। यहाँ पर जो है मात्रा के रूप में जो है परिवर्तन होता है, लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पर जैसे लोगों की प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी है या फिर ये है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है तो ब्याज दरें अलग अलग कर दी, इसके लिए यहाँ पर मात्रात्मक उपकरण अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मौद्रिक नीति के जो मात्रात्मक या जिसको ही परिमाणात्मक जो है उपकरण भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड में यहाँ पर आ जाएगा सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं और एमएसएफ। वहीं पर यहाँ पर हो जाएगा मात्र गुणात्मक उपकरणों में चयनात्मक साख नियंत्रण, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, विभेदक ब्याज दर, साख की राशनिंग और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, राइट। ये जो है ये गुणात्मक उपकरण हो जाएंगे। अब जो मात्रात्मक उपकरण हैं उनको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अब हम यहाँ पर हर एक के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जो पहले हम जो है मात्रात्मक उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। जब ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो हम गुणात्मक उपकरणों को पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके सबको यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर मात्रात्मक उपकरणों से अब देखिए, जो मात्रात्मक उपकरण हैं वो यहाँ पर उनको भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बाजार में हमको क्या करना है, तरलता या लिक्विडिटी या मुद्रास्फीति, इसको हमको नियंत्रित करना है, साख नियंत्रण करना है या मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। तो उसके लिए ये अलग अलग दरें क्यों हैं या अलग अलग यहाँ पर ये जो है मेथड्स क्यों हैं? तो सीधी सी बात है, देखिए हमारे पास में 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 का नोट और 2000 का नोट भी होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कैसी हमारी आवश्यकता है। भाई आपको अगर 2 रुपये की चॉकलेट खरीदनी और उसके लिए आप किसी को 2000 का नोट पकड़ाएंगे तो सामने वाला तो नाराज हो जाएगा ना, राइट। वैसे अगर आपको 3 रुपये की कोई वस्तु खरीदनी तो उसके लिए अगर आप 10 का नोट दे देंगे तो वो क्या है, सुविधाजनक है। वैसे ही यहाँ पर जो मुद्रास्फीति होती है या तरलता नियंत्रण में कई बार हमको लंबे समय के लिए कम से कम 4 से 5 वर्षों को ध्यान में रखकर हमको नीति बनानी पड़ती है। तो कई बार हमको बहुत कम समय 2 या 3 दिन के लिए ही जो है वो तरलता को समायोजित करना पड़ता है, राइट। तो कई बार यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये पॉलिसी को घोषित कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो व्यवहार है या जो बैंकिंग आदतें होती हैं उसकी वजह से यहाँ पर कई समस्याएं जाती हैं। इसीलिए जितनी प्रकार की समस्याएं होंगी उतनी प्रकार की यहाँ पर क्या होंगी, मेथड होंगी। इसीलिए यहाँ पर जो मौद्रिक नीति है उसमें हर एक का क्या है, अपना अपना महत्व होता है। तो शुरू में हम मात्रात्मक उपकरणों को पढ़ेंगे, फिर गुणात्मक को। अब जो मात्रात्मक उपकरण है उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, परंपरागत अस्त्र हो जाएगा या परंपरागत इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर तरलता अवशोषण के लक्ष्य हो जाएंगे, जिसको ही क्या कहा जाता है, LAF कहा जाता है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर परंपरागत अस्त्र कौन से होते हैं, जैसे बैंक दर हो जाएगा, राइट। आरबीआई जो है, आरबीआई बैंक दर के माध्यम से, खुले बाजार के माध्यम से परंपरागत तरीके से यहाँ पर जो है मुद्रास्फीति या लिक्विडिटी या तरलता को समायोजित करती है। वहीं इसके लिए परिवर्तनीय कोष जो है, सीआरआर है या एसएलआर है, इनके माध्यम से परंपरागत तरीके से जो है या यहाँ पर जो है इनके माध्यम से समायोजन किया जाता है। तो वहीं
कम समय के लिए या वर्तमान समय में जो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जिसके तहत आरबीआई रेपो रेट का या रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करती है, तो वहीं अन्य तरीकों में जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो जाएगी, राइट, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो जाएगी, इनका जो है वो प्रयोग करती है। तो 5 नंबर में अगर ये प्रश्न में पूछा जाता है मात्रात्मक उपकरण, तो हम इनको इस तरीके से लिख देंगे। अब इनको हम टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा कि सीआरआर जो है, सीआरआर, एसएलआर और इधर रेपो और रिवर्स रेपो का प्रयोग आखिरकार किन स्थितियों में किया जाता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम मात्रात्मक उपकरणों की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अगर परिभाषा के रूप में देखें तो मात्रात्मक उपकरणों के द्वारा आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि या कमी करता है, जिससे क्या होता है, मात्रात्मक रूप में या क्वांटिटी के रूप में परिवर्तन आता है। तो मात्रात्मक उपकरणों के द्वारा आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि या कमी करता है, और इन मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा की पूर्ति, ध्यान से समझना, मुद्रास्फीति के दौरान क्या होती है, घटती है। जब महंगाई होगी तो इन उपकरणों का प्रयोग इस तरीके से करेगी कि मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाए, कम हो जाए, और कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति क्या होगी, नियंत्रित हो जाएगी। वहीं मुद्रा अपस्फीति या मंदी की स्थिति है तो जो मुद्रा की आपूर्ति है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, राइट। तो इस तरीके से आरबीआई यहाँ पर मात्रात्मक उपकरणों से मुद्रा की जो समग्र पूर्ति है उसमें वृद्धि या क्या करता है, कमी करता है। और ये जो है ये किस किस के माध्यम से किया जाता है, ये एसएलआर, सीआरआर, राइट, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं। तो एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं नगद आरक्षण अनुपात, राइट, या कैश रिजर्व रेशियो। अब क्या होता है ये देखिए, नगद आरक्षण अनुपात से तात्पर्य है कि प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा निवल मांग एवं समय देयता का कुछ भाग, कुछ अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के पास में आवश्यक रूप से रखना होता है। उस अनुपात को ही क्या कहा जाता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। अब यहाँ पर ये आपको समझ में तब आएगी तब आपको यहाँ पर एनडीटीएल समझ में आ जाए, राइट। और एनडीटीएल को समझने के लिए सीधी सी मतलब है, हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि सीआरआर और एसएलआर में इसका सीधा प्रयोग होता है, इसलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, राइट। तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी बराबर होता है डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज, राइट, इंटरेस्ट और आईवीएल, राइट। तो अब यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि जो बैंकिंग की कार्यविधि वो है इस प्रकार से होती है कि बैंकें यहाँ पर जनता, राइट, जनता अपनी जो सेविंग्स होती है या जो भी जमा होती हैं, जनता अपनी जमाओं को बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। भाई आपका पैसा चोरी ना हो जाए या आवश्यकता पड़ने पर आप उसकी बचत कर सकें, इसलिए आपके पास में जितना भी एक्स्ट्रा होता है आप उसको क्या कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। और मान लिया कि बैंक आपको उस पर 4% का क्या देती है, लोन देती है। अब बैंक के पास में वो जो पैसा आता है वो पैसा इकट्ठा होता है और बैंक फिर उस पैसे को कोई भी निवेश करता जो है उस पैसे को निवेश कर देती है, अर्थात उसको जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं या कोई व्यक्ति जो है वो व्यापार करना चाहता है या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो इसी पैसे को बैंक जो है वो ऊंची ब्याज दरों पर क्या कर देती है, फिर से उद्योगों को या अन्य व्यक्तियों को ऋण में दे देती है, राइट। अब यहाँ पर जो बैंक है इसके पास में जो 8% है और जो 4% है बराबर जो 4% का जो ब्याज मिलता है, इसी से बैंकिंग की कार्यविधि क्या होती है, प्रभावित होती है, राइट। अब यहाँ पर समस्या ये जाती है कि कई बार क्या करती हैं कि जो बैंकें होती हैं वो कई बार
जैसे ये जो है 8% है, ये भी डिपेंड करती है। कई बार क्या होती है, कुछ कुछ उद्योगों को बहुत ही ज़रूरत होती है तो 12% पर की क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कई बार बैंक हैं अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए 12% 13% पर ऐसे लोगों को ऋण दे देती हैं जो कि फिर उस पैसे को दे नहीं पाते या वो रिकवर नहीं हो पाता है। अब अगर आप सोचिए, अगर ये उद्योगों का पैसा वापस नहीं आएगा तो आखिर में कार जो उद्योगों से पैसा वापस नहीं आएगा तो बैंकों के पास में भी पैसा नहीं होगा, और बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो वो जनता को वो पैसा नहीं दे पाएंगे, राइट। और जनता के पास में जब पैसा नहीं आएगा तो फिर सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया, भरोसा कम होगा और जो पूरी बैंकिंग का जो बैंकिंग जो व्यवस्था है वो क्या होगी, इससे प्रभावित होगी, राइट। तो जो बैंक के पास में जो डिपॉजिट होता है उसको ही हम बैंक की क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं, राइट। यहां पर लायबिलिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई जनता ने अपना पैसा बैंक को दिया तो बैंक को क्या करना है, लौटाना है। तो यहां पर जो एल दर्शाता है लायबिलिटीज को, जितना भी डिपॉजिट होता है बैंकों में वो वही क्या होता है, यहां पर बैंकों की लायबिलिटी होती है। अब ये लायबिलिटी कितनी प्रकार की होती है हम इसको यहां पर आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो यहां पर जो लायबिलिटी है तो यहां पर हो जाएगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम लायबिलिटीज, यहां पर नेट लायबिलिटीज और अन्वी पढ़ेंगे। तो एनडीटीएल में पहले आ जाएगा यहां पर डिमांड लायबिलिटीज। तो डिमांड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी लायबिलिटीज जो कि मांग होने पर बैंकों को देनी पड़ती हैं। जैसे इसमें हो जाएगा कि जिसने भी करंट अकाउंट, जो दरअसल जो व्यापारी होते हैं वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उनको आज अगर 10 लाख की जरूरत पड़ेगी तो वो बैंक से क्या कहेंगे कि हमको 10,000 रुपये विथड्रॉल करने, तो करंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है वो डिमांड लायबिलिटीज में आएगा। या फिर आप विद्यार्थी किसान जो है वो अपना पैसा डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो भी मांग सकते हैं। तो करंट अकाउंट में डिपॉजिट जो है, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट है, या डीडी, राइट, डिमांड ड्राफ्ट। डीडी जैसे कॉलेज में कई बार फीस भरने के लिए डिमांड ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है, या अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, डिमांड लायबिलिटीज कहा जाता है। और ये बैंकों को मेंटेन करना होता है। भाई आप जब भी बैंक जाएंगे तो बैंक आपसे मना नहीं करेगा कि आपके खाते में जो 2 लाख रुपए हैं वो हमारे पास नहीं है, कल आके ले जाना। ये बैंकों का उत्तरदायित्व होता है कि वो ऐसी फैसिलिटी करें कि कोई भी व्यक्ति के अकाउंट में जितना भी पैसा है वो उसको तुरंत के तुरंत उसको दे पाए, इसलिए इनको डिमांड लायबिलिटीज कहते हैं। फिर होती है टाइम लायबिलिटीज, इसमें जो है निर्धारित टाइम होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट। अब जो है सेविंग अकाउंट की तुलना में एफडी पे ब्याज ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर आपने 1 साल की एफडी की है तो आप पैसा 1 साल के बाद निकालेंगे, तब तक जो बैंक है वो आपका पैसा मार्केट में ऋण के रूप में क्या करेगी, घुमा देती है, राइट। तो फिक्स डिपॉजिट है, या फिर जो कैश सर्टिफिकेट है कि आपका इतना पैसा जो है वो बैंक में जमा है, या गोल्ड डिपॉजिट है, या सिक्योरिटी स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जैसे आप अगर कल को जो है ऑफिस बैंक के मैनेजर बन गए या कोई भी अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया तो आपसे 2 लाख का 5 लाख का जो बॉन्ड जमा करवाया जाता है वो भी स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट में आएगा। तो ये जो जितना भी डिपॉजिट है जो है एफडी के रूप में, कैश सर्टिफिकेट के रूप में, गोल्ड डिपॉजिट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सभी जो है ये टाइम लायबिलिटीज में आता है। इसके अलावा इंटरेस्ट जो कि आपको बैंक किस पर देगी, डिपॉजिट्स पर देगी। भाई बैंक आपको जब आप पैसा जमा करेंगे तो बैंक आपको 4% भी क्या देगी, ब्याज भी देगी। तो बैंक की ये भी क्या है, एक लायबिलिटी है। इसके अलावा इंटर बैंक क्या हो जाएंगी, लायबिलिटीज हो जाएंगी। इंटर बैंक लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि कई बार जैसे आपके पास में एटीएम है एसबीआई का, राइट, लेकिन आपने पैसा निकाल लिया किससे, यहाँ पर आईसीआई बैंक, या फिर आपने निकाल लिया यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के, आपने एटीएम से पैसा निकाल लिया। तो दरअसल क्या है कि
जैसे एसबीआई का जो कार्ड होल्डर है उसने किससे पैसा निकाल लिया, एचडीएफसी के पास में, तो अब एचडीएफसी जो बैंक है वो एसबीआई से अपना पैसा मांगेंगे कि भाई तुम्हारे कस्टमर ने हमारे एटीएम से पैसा निकाल लिया, लाओ हमारा पैसा लाओ। तो ये भी क्या होगी, एक लायबिलिटी होगी। तो इसको बोलते हैं एनडीटीएल, और बैंकों को ये मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी लोगों का बैंकिंग सिस्टम में भरोसा होगा। तो एनडीटीएल में क्या आता है, डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज, फिर इंटरेस्ट जो कि डिपॉजिट पर देना है, और इंटरबैंक लायबिलिटीज, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल बोलते हैं, राइट। अब समझिए यहां पर कि बैंक में इस माध्यम से जो है पैसा डिपॉजिट है। अब मैंने कहा कि जैसे बैंक के पास में उदाहरण के तौर पर हम 10 लाख रुपए मान लेते हैं, ये इतना पैसा है, बैंक ने इतना पूरा का पूरा पैसा अगर किसको दे दिया, यहाँ पर एक व्यापारी को दे दिया, राइट, नीरव मोदी को दे दिया। अब पता चला कि वो अगर पैसा लेके भाग गया तो फिर जो जितने व्यक्ति हैं, किसी ने इलाज के लिए पैसा जमा करवाया है, तो किसी ने एजुकेशन के लिए जमा करवाया है, वो तो क्या करेंगे, हंगामा करेंगे। इसीलिए एक सेफ्टी नेट भी होना चाहिए कि भाई अगर अचानक से सब लोग अपना पैसा मांगने आ जाए तो बैंक के कम से कम ये है कि जैसे बैंकों के 1 लाख ग्राहक हैं, तो बैंक के कम से कम जो है 10 से 5% लोगों को उनकी ज़रूरत का पैसा उस दिन क्या कर पाए, चुका पाए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो जिन व्यक्तियों ने भी बैंक में अपना पैसा जमा किया है, उनका पैसा जो है ज़रूरत पड़ने पर उनको लौटाया जा सके, या फिर कोई बैंक कोलैप्स हो जाती है या वो किसी ऐसे व्यक्ति को लोन दे देती है जो रिकवर नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर एनडीटीएल का जो भाग सीआरआर के रूप में रहेगा वह एक सेफ्टी नेट के तौर पर कार्य करेगा। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनडीटीएल क्या होता है। तो यहाँ पर एनडीटीएल का मतलब समझ में आ गया। तो सीआरआर का सीधा सा मतलब होता है कि प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा, मांग एवं समय देयता, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ भाग किसके पास में, भारतीय रिजर्व बैंक के पास में आवश्यक रूप से रखना होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं, राइट। सीआरआर की दूसरी विशेषता यह है कि सीआरआर पर आरबीआई जो है वो ब्याज नहीं चुकाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बैंक ने अपना पैसा किसको दिया, आरबीआई को, और आरबीआई इस पर कोई भी ब्याज नहीं देता है। इसके साथ ही प्रत्येक बैंक को आरबीआई के पास में सीआरआर के रूप में पैसा रखना पड़ेगा। ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसके साथ ही इसका फायदा क्या है, बैंक ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में नकदी की पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए, अगर जिन व्यक्तियों ने भी पैसा डिपॉजिट किया है वो आसानी से अपना पैसा निकाल सकें, इसके लिए सीआरआर का प्रावधान है। या फिर सीधी सी बात है कि अगर बैंक में धोखाधड़ी हुई और बैंक ने जो है पैसा, जनता का पैसा, जो जनता की सेविंग का पैसा, वो किसी भगोड़े व्यक्ति को या किसी डिफॉल्टर को या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया, तो उस स्थिति में जो जनता का पैसा है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए सीआरआर का प्रावधान है। इसलिए एक और प्रावधान आप कर सकते हैं कि जो है सीआरआर सेफ्टी नेट, राइट, सुरक्षा के रूप में भी जो है यहाँ पर सीआरआर महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर सीआरआर का जो है निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है। और यहाँ पर जो सीआरआर दर है वो कितनी होनी चाहिए, राइट। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2006 से पहले सीआरआर की जो मिनिमम था, राइट, मिनिमम सीआरआर 3% था, और मैक्सिमम जो था, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से सीआरआर को मैक्सिमम 15% रख सकती है और मिनिमम 3% रख सकती है। लेकिन 2006 के बाद में ये जो मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट है इसको क्या कर दिया, हटा दिया है, राइट। तो वर्तमान में जो सीआरआर दर है वो जरूरी नहीं है कि 3 से 15% के बीच में हो, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि सीआरआर कितनी होनी चाहिए।
वर्तमान समय में जो CRR है वो कितनी है, 4% है, राइट। और कोरोना महामारी के कारण ये आगे घटने वाली भी है, राइट। जैसे हो सकता है कि 3.75 भी हो जाए, किसका, NDTL का, राइट, या फिर यहाँ पर 3.5 भी हो जाए। तो आपका एग्जाम जब भी होगा तब आप एक बार इसको अपडेट जरूर कर लें, राइट। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि CRR में अगर RBI वृद्धि करती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा और कमी करती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर CRR में वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है, वृद्धि, CRR में वृद्धि की जाती है तो उससे वाणिज्यिक बैंकों को अधिक पूंजी किसके पास रखनी पड़ेगी, यहाँ पर RBI के पास में रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कह दिया कितना, यहाँ पर मान लेते हैं हम कि 100 लाख रुपया है तो उसका 3% मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लाख जो रुपया है वो किसके पास में रखना पड़ेगा, RBI के पास में रखना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा CRR होगी उतना ज़्यादा पैसा वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास में रखना होगा और उतना जो है कम पैसा उनको लोन में बांटने के लिए बचेगा, अर्थात बैंकों की जो है साख सृजन क्षमता में क्या होगी, कमी आ जाएगी। अब आप जानते हैं कि जब बैंकों के पास में ऋण बांटने के लिए कम पैसा होगा तो बैंकों की तरलता में क्या होगी, कमी होगी और फलस्वरूप जो है ब्याज दरें क्या हो जाएंगी, वृद्धि हो जाएगी, राइट। ब्याज जो है बैंक के महंगे महंगे दामों पर क्या करेंगी, ब्याज देंगी, जिससे जो उपभोग व्यय है और निवेश व्यय है उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। भाई ब्याज दरें सस्ती होंगी तो आप अनाधुंध तरीके से लोन पे आपने फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, मोबाइल खरीद लिए, सब कुछ लोन पे लेते जाओ, राइट। और अगर ब्याज दरें वृद्धि होंगी, राइट, अधिक होंगी तो उससे क्या होगा कि जो उपभोग व्यय है और निवेश व्यय है उसमें क्या होगी, कमी आएगी। और जब तरलता में कमी होगी, व्यय में कमी होगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है वो उससे क्या हो जाएगी, नियंत्रण हो जाएगी, अर्थात वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाएगी, उससे मुद्रास्फीति की नियंत्रण हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर CRR एक तो सेफ्टी नेट के तौर पर कार्य करता है और दूसरा जब कभी भी इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर CRR में वृद्धि कर दी जाती है। तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा है जो बैंकों के पास में वो किसके पास में चला जाएगा, RBI के पास में। समझ में आया ना भाई, बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो वो चिल्लाएंगे लो 8% पे कार ले जाओ, 10% पे घर ले जाओ, तो उससे क्या होगा, तरलता ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जैसे RBI ने ये 3% से बढ़ाकर इसको 7% कर दिया तो अब यहाँ पर जो है बैंकों के पास में देने के लिए कितना हो जाएगा, 93। तो 93 जो है, इस 93 के लिए जो है फिर वो RBI के पास में रखना होगा तो मुद्रास्फीति इससे क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, राइट। तो जब मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना रहता है तो CRR में वृद्धि की जाती है। वहीं इसका उल्टा देखते हैं, जब CRR में कमी की जाती है, राइट, तो CRR में कमी की जाएगी। जैसे मैंने मान लिया अभी 7% है, राइट, तो यहाँ पर मार्केट में जैसे 100 लाख अगर क्या है कैपेसिटी है तो मार्केट में कितना घूमेगा, 93%। अब अगर हमें रोजगार सृजन करना है, मुद्रा अपस्फीति को दूर करना है तो क्या होगा, CRR में हम कमी कर देंगे। CRR में कमी कर देंगे तो RBI के पास में कम पूंजी, RBI के पास में कम पूंजी रखनी होगी। इसके फलस्वरूप बैंकों के पास में जो है अधिक पैसा, जैसे 7 से अगर हमने क्या कर दिया, CRR में हमने 3 कर दिया तो इसका मतलब अब बैंकों के पास में कितना हो जाएगा, 97%। इसका मतलब जो 4% NDTL का पैसा है वो बैंक के धड़ाधड़ क्या करेंगे, फिर ऋण में बांट देंगी। और सीधी सी बात है, अगर ऋण के लिए बांट देंगी तो इससे साख सृजन क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी, राइट। बैंकों के पास में तरलता में वृद्धि होगी तो ब्याज दर में क्या आएगी, कमी आएगी। और ब्याज दर में जब कमी आएगी तो लोग जो है लोन पर वस्तुएं खरीदेंगे, राइट, अर्थात वो उपभोग जो है वह उसको भी बढ़ाएंगे और उससे फिर क्या होगा, जब व्यय बढ़ेगा
तो फिर क्या होगी, डिमांड क्रिएट होगी और उसके लिए निवेश में भी क्या होगा, वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप जो है कीमतें बढ़ने लगेंगी, अर्थात बाजार में डिमांड क्रिएट होगी, नए उद्योग धंधों की स्थापना होगी, राइट। तो उससे जो है मुद्रा अपस्फीति जो है वो नियंत्रित हो जाएगी और अगर देश मंदी की स्थिति में है तो मंदी की स्थिति से बाहर आ जाएगा। तो ये था सीआरआर के बारे में। अब हम संविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एसएलआर क्या होता है, देखिए प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा या जिसे हम कहते हैं निवल मांग एवं समय देयता NDTL का कुछ भाग, कुछ प्रतिशत या कुछ अनुपात अपने पास, राइट। सीआरआर में और एसएलआर में क्या अंतर होता है, सीआरआर में बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता था और एसएलआर में NDTL का कुछ भाग अपने पास नगद, स्वर्ण एवं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल या आपातकालीन आधिकारिक प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। और अंतर मैं बता चुका हूं कि सीआरआर में प्रत्येक बैंक को नगद के रूप में आरबीआई के पास में रखना होता है, जबकि एसएलआर में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को NDTL का कुछ अनुपात अपने पास नगद, स्वर्ण या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है, राइट। और इसके साथ ही ये जो है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत अनिवार्य है, जबकि जो सीआरआर था वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत अनिवार्य होता था, जबकि एसएलआर को 1949 के तहत ये रखना क्या है, अनिवार्य है। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि जो एसएलआर है पहले जो था, ये एसएलआर कभी भी 40% से अधिक नहीं हो सकता है। इसके साथ ही 2007 से पहले यह 25% के समथिंग था, राइट। लेकिन 2007 में इसकी इस लिमिट को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में जो है वो कितना है, 19% है एसएलआर। और भविष्य में जो है इसको आरबीआई ने हर माह जो है 25% जो है बेसिस पॉइंट से इसको कम करने की भी घोषणा की है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये 18% या उससे इसको क्या करते जाएंगे, कम करते चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब अब ये हुआ कि जो NDTL है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है, उसका 19% जो है वो बैंकों को अपने पास रखना है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नगद या स्वर्ण के रूप में। अब अगर हम इसके प्रभाव को देखें कि जैसे हमने सीआरआर को पढ़ा था, बिल्कुल वही का वही है। एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो बाकी कंसेप्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। देखिए जब एसएलआर में क्या होगी, वृद्धि होगी। एसएलआर में वृद्धि होगी तो वाणिज्यिक बैंकों को अधिक पूंजी अपने पास रखनी होगी, अर्थात वाणिज्यिक बैंक इतनी जो राशि है इसे वो ऋण के तौर पर नहीं दे पाएंगी, राइट। तो अधिक पूंजी अपने पास रखनी होगी और अपने पास रखनी होगी तो उनकी साख सृजन क्षमता में क्या होगी, कमी आ जाएगी। उसका कारण क्या है कि उनकी तरलता में कमी आ जाएगी। भाई एसएलआर में वृद्धि है, जैसे पहले एसएलआर अभी जैसे 19 है, अगर 19 से बढ़ाकर हम इसको 25 कर दें तो NDTL का अधिक भाग अब अपने पास रखना पड़ेगा। इससे तरलता में कमी आएगी। कमी आएगी तो क्या होगा, ब्याज दर में वृद्धि होगी। ब्याज दर में वृद्धि होने से उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में क्या होगी, कमी आएगी। और निवेश व्यय में जब कमी आएगी तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें भी क्या होगी, कमी आएगी और फलस्वरूप जो है मुद्रा स्फीति का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। वहीं इसके विपरीत क्या है कि जब कभी भी अगर मुद्रा अपस्फीति हो या मंदी की स्थिति हो तो उस समय पे आरबीआई क्या कर देती है, एसएलआर को कम कर देती है। अब समझिए अगर मंदी की स्थिति है तो ना तो रोजगार है और ना ही ऋण उपलब्ध है। तो एसएलआर में जब कमी हो जाएगी, जैसे 19 है इसको हम 10 कर दें, तो बैंकों को अब अपनी कुल NDTL का
कम पैसा अपने पास रखना होगा, अर्थात उनके पास में अब साख सृजन के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होगा, इसीलिए उनकी तरलता बढ़ जाएगी और फलस्वरूप जब वो उनके पास में तरलता अधिक होगी तो उसको बाजार में उतारने के लिए वो ब्याज दरों में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। जैसे ही ब्याज दरों में कमी होगी लोग क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, मांग बढ़ेगी, उससे क्या होगा, निवेश जो है उसमें भी वृद्धि होगी और इनमें वृद्धि होगी तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी, जिससे मुद्रा जो अपस्फीति है वो भी नियंत्रण हो जाएगी और हमारा देश जो है वो रोजगार सृजन से या फिर मांग बढ़ने से जो है हमारे देश में जो है अर्थव्यवस्था, या हम ये कहें कि मंदी से हमारी अर्थव्यवस्था निकल आएगी। तो अब इसके आगे जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है और अन्य जो बचे हैं उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।